हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। 2022 जा रहा है, तो 2023 की हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आपके बड़े भाई के तौर पे आज देखते हैं कि यार अभी जो आपकी प्रिपरेशन है 2023 में, अभी आपको 5-6 महीने पेपर में बाकी हैं, फिर जो 2024 को अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो ऐसी क्या 5 न्यू ईयर रिजोल्यूशन है जो ले सकते हैं? मतलब कि ये चीज़, ये 5 चीज़ें मेरे को ऐसा लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। जहाँ से एक व्यक्ति सेलेक्ट हो रहा है और एक फेल हो रहा है ना, उनके बीच में जो जनरल 5 डिफरेंस दिखे ना, मेरे को वो यही दिखे। और इन 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ये रिजोल्यूशन मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं ना, ये रिजोल्यूशन आपको लेने हैं और इन संकल्पों को पूरा भी करना है। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्वांटिफाई योर प्रिपरेशन। और क्वांटिफाई योर प्रिपरेशन का मतलब क्या है कि अब आपको इस तरीके से इफेक्टिव आवर्स निकालने हैं अपने। इफेक्टिव आवर्स कैसे? तो अभी जो 2023 के अंदर जो अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैं क्वांटिफाई कर देता हूँ कि आपको पर वीक, एक वीक के अंदर आपको कितने घंटे पढ़ना है। आपको 60 आवर्स पढ़ना, ये मिनिमम। अब क्योंकि टाइम बड़ा कम बचा है, अब पेपर का 5 से 6 महीने बचे हैं, तो आपको क्वांटिफाई करना पड़ेगा। तो अब देख लो आप कितने वीक बचे होंगे। लगभग आपके पास है ना, मतलब कि कुल मिला के है ना, आपके पास 20 वीक से ज़्यादा का टाइम नहीं है। ठीक है, और 20 वीक्स में आपके पास हर वीक आप है ना 60 आवर्स पढ़ोगे, तो आपके पास अब केवल है ना 1200 आवर्स बचे। तो अब आपकी पूरी प्रिपरेशन क्या हो गई है? 12 आवर्स के जो मतलब कि एक प्रिपरेशन बची हुई है। अब इसके कंपैरिजन में आपको पढ़ाई करनी है। जैसे आपके जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज सारी इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि मेरे पास केवल 1200 घंटे, और हर वीक आपको कितने घंटे पढ़ने हैं? 60 घंटे पढ़ने ही हैं। तो 60 घंटे मतलब पर डे लगभग आ गया 10 आवर्स का। ठीक है, अब रिवार्ड योर सेल्फ क्यों लिख रखा है? यदि आप जिस भी वीक में है ना, मतलब आपने यदि 60 घंटे पढ़ लिए ना, तो संडे को अपने आप को रिवार्ड दो। मस्त एकदम पार्टी करके आओ, या रिलैक्स करो, मूवी देखो, चाहे नींद लो, कुछ भी करो। वो यदि आपने 60 आवर्स का बेंचमार्क पूरा कर लिया ना, फिर आप अपने आप को रिवार्ड दो। ठीक है, और आपको यदि कोई डेली रिवार्ड देना हो तो, डेली रिवार्ड देना हो तो यदि आपका जैसे दिन का ना आपने 10 घंटे से ज़्यादा पढ़ लिया, 11 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे पढ़ लिया, तो आप फिर क्या कर सकते हो कि आपका मतलब डेली का टारगेट पूरा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने आप को छोटा मोटा रिवार्ड दे सकते हो कि आप सॉन्ग हो या कुछ भी सुनो। तो ये चीज़ आपको ना ज़रूर ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है कि एक सेवन्थ डे, जैसे मतलब 10 आवर्स मैंने पर डे का लिया है, संडे को इसलिए खाली रखा है कि कुछ लोग होंगे जो 60 आवर्स ना वीक में नहीं पढ़ पाएंगे 6 दिनों के अंदर, तो वो सेवन्थ डे को बफर के तौर पे यूज़ करेंगे, और सेवन्थ डे को वो सारा पढ़ के क्या कर लेंगे, 60 आवर्स का पूरा करेंगे। तो ये अपना आज का ना मतलब कि रिजोल्यूशन नंबर 1 होगा 2023 साल के अंदर, कि हम ना हमारी जो तैयारी होगी उसको क्वांटिफाई करेंगे। ठीक है, जो 2024 के अंदर जो दे रहे हैं, वो अपनी इस तैयारी को ना 1 वीक में ना 40 आवर्स की ना मतलब तैयारी कर लें कि हम 40 घंटे पढ़ेंगे एक वीक के अंदर। यदि उतना पढ़ लिया तो अपने आप को ना आप रिवार्ड दे सकते हो, पार्टी दे सकते हो, चॉकलेट दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, तो पहला रिजोल्यूशन आप तो ना एकदम लिख लीजिए अपनी कॉपी में या जहाँ भी, कि पहला रिजोल्यूशन यही लेना है कि हम हमारी प्रिपरेशन को क्या कर लेंगे, क्वांटिफाई कर लेंगे। तो इससे पता रहता है कि आप दिन में कितना पढ़ रहे हो। अब है ना इफेक्टिव आवर्स हैं ये 10 आवर्स। ऐसा नहीं है कि आप है ना मतलब कि 10 आवर पढ़े तो वो इफेक्टिव 10 आवर होने चाहिए थे। कैसे होंगे वो? कि आप अपने स्टॉप वॉच का यूज़ करते थे, जैसे बहुत सारे लोग। तो स्टॉप वॉच में क्या होता था, जैसे आपने 2 घंटे लगातार पढ़ाई की, उसके बाद आपको 10 मिनट चाय पीने के लिए जाना है, तो वो स्टॉप वॉच को प्रेस कर देते थे, टाइम रुक जाता था। फिर वो जाते वापस आके जब पढ़ना स्टार्ट करते ना, तब वो स्टॉप वॉच वापस चालू करते थे। तो इसका मतलब है कि वो इफेक्टिव आवर्स निकालते थे। आपको ये 60 आवर्स जो निकालने हैं वो इफेक्टिव 60 आवर्स निकालने हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे, तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है तो 2023 में एकदम क्वांटिफाई करोगे, एकदम अच्छे से पढ़ोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है डेली करंट अफेयर। अब आज से ही है ना करंट अफेयर को डेली पढ़ना स्टार्ट करो। जनरली यूपीएससी के अंदर आप भी देखो ये मिस्टेक्स कर रहे होगे। आप जनरली क्या कर रहे होगे कि आप है ना मतलब कि जो मंथली मैगजीन्स है ना उनको पढ़ रहे होगे। जनरली लोग ये बोलते भी हैं कि ना डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब मंथली कुछ भी मतलब आपको ना मिल रहा है। तो देखो मंथली का है ना कई नुकसान है। एक साथ तो आपको डेली पढ़ते हो ना, जैसे कि आपको मैं बोलूँ कि ना 5 बादाम डेली खाओ, और एक बोलूँ कि महीने के लास्ट में ना 1 किलो बादाम एक साथ खा लो, तो उन दोनों का इम्पैक्ट क्या होगा ना, अलग अलग होगा। तो डेली करंट अफेयर पढ़ने का एक अलग फ़ायदा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि इंडिया और मलेशिया के बीच का कोई रिलेशनशिप, ठीक है, फिर अब ना उस रिलेशनशिप के अंदर मलेशिया ने मानो कि कुछ एक्टिविटी की कि मतलब उन्होंने मतलब कि इंडिया के कुछ है ना मतलब कि कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे दिया,
तो अब आपको ना दिमाग के अंदर आएगा कि यार मलेशिया तो अपना ना मतलब एनिमी कंट्री की तरफ होता जा रहा है, तो अब है ना हमें इसका ना कुछ ना या बैन करना चाहिए या इसके खिलाफ कुछ एक्शन लेना चाहिए या कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। अब आप डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो, 5 या 7 दिन बाद ऐसा होगा कि इंडिया, हाँ, कि मलेशिया का जो पाम ऑयल का हम इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर एक कोटा लगा दिया कि इससे ज़्यादा है ना इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में वो करंट अफेयर उससे कनेक्ट हो जाएगा, हाँ, कि मलेशिया ने उस टाइम पे वैसा स्टेटमेंट दिया था इसलिए ये रिएक्शन हुआ था। तो इस तरीके से जब ये सारे करंट अफेयर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो इनको याद रखना बड़ा आसान हो जाता है। और यदि आप जैसे कि है ना जो लास्ट में पीटी वगैरह आती है या फिर है ना मंथली मैगजीन्स आती हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो आपका करंट अफेयर है ना एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा और उसको याद करने में आपको ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब से कि आप डेली करंट अफेयर पढ़ें। चाहे आप ना मतलब कि जो आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे डेली मतलब करंट अफेयर वगैरह आते हैं वो आप देख सकते हो, या फिर आप ना मतलब न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हो, या फिर आप ना जो मैगजीन जो आपने मतलब सेलेक्ट किए कि नहीं आपको लगता है कि मैगजीन ही मेरे को पढ़नी है, तो उस मैगजीन को हिस्सों में डिवाइड कर लो। जैसे कि मानो कि उस मैगजीन में ना 200 टॉपिक आए हुए हैं, तो आप डेली डिसाइड कर लो कि मैं डेली ना 10 टॉपिक्स को पढ़ूंगा, ताकि आप है ना मतलब कि इंटरकनेक्टिविटी उनके बीच में करते जाओ। लेकिन फिर भी मेरा यही सजेशन रहेगा कि न्यूज़पेपर को डेली पढ़ें और जो करंट अफेयर हैं उनको आपस में कनेक्ट करते जाएं। कनेक्ट करने से आपको बड़ा आसान होगा। तो रिजोल्यूशन नंबर 2 क्या है अपनी, आप लिख लो कि आपको डेली करंट अफेयर करने हैं। एक साथ करने से करंट अफेयर का वो फायदा नहीं होता जो डेली करंट अफेयर करने से होता है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप ना ये मेरा सेकंड रिजोल्यूशन भी मानोगे। फिर आ जाते हैं हम थर्ड रिजोल्यूशन पे। थर्ड रिजोल्यूशन है कि टाइमलाइन इज द मस्ट। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे है ना मतलब कि टाइम है ना प्रीलिम्स का पास में आता जाएगा ना, आप में घबराहट बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा कि मेंस की तैयारी मेरी कंप्लीट है या नहीं है। फिर आपको लगेगा कि ना ऑप्शनल कर लिया या नहीं कर लिया। फिर आपको लगेगा कि मेंस की आंसर राइटिंग करूं या प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करूं। फिर मार्केट के अंदर आ जाएगा प्रीलिम्स इज गोइंग टू द टफ, मतलब कि टफ साइड में जाने वाला है और अब इसमें ना कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। फिर आपको लगेगा मतलब इस तरीके से आप भागोगे। तो आप अपनी एक ना टाइम लाइन सेट कर लो कि ना मैं जनवरी तक है ना मेरा ना मतलब जो मेंस का जितना भी सिलेबस है उसको मैं पूरा कर लूंगा। ठीक है, फिर आप जो फरवरी वाला जो पार्ट होगा ना, तो फरवरी वाले पार्ट में क्या करो, आप ट्रांजिशन स्टेज में जाओ। ट्रांजिशन स्टेज क्या होता है सर? ट्रांजिशन स्टेज ये होता है कि आप अपने ऑप्शनल को कंटिन्यू रखो। अब सर ऑप्शनल को क्यों कंटिन्यू रखें? यार जनरली आपका ऑप्शनल ऐसा हो जाएगा कि प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ोगे। बाकी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट है ना, इथिक्स को छोड़ के हर सब्जेक्ट का ना आप प्रीलिम्स के 3 महीने पढ़ोगे ना, तो भी उन सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता रहेगा। लेकिन ऑप्शनल है ना 3 महीने के लिए कट ऑफ हो जाएगा, इसलिए ऑप्शनल को आप फरवरी लास्ट तक है ना पढ़ते रहना है आपको। ठीक है, ऑप्शनल के साथ साथ क्या करो, अब देखो जनवरी में वो पार्ट पूरा कर लो जो केवल मेंस स्पेसिफिक है। मेंस स्पेसिफिक है आपका इथिक्स है, सिक्योरिटी है, जो आपका ना एग्रीकल्चर है, उस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, सोसाइटी वाला है, आईआर वाला जनरली है, तो उन टॉपिक्स को अभी करो। ठीक है, अब ट्रांजिशन स्टेज में जाओ ना, तब कौन सा पार्ट करो, आप जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, वो मेंस में भी है वो प्रीलिम्स में भी है। तो इसमें क्या होगा ना, आपकी दोनों की तैयारी है ना एकदम स्टार्ट हो जाएगी और फरवरी के बाद है ना आप एकदम प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओ। चाहे आप कितने भी बड़े है ना तुरम खान हो, प्रीलिम्स का पेपर इतना मतलब कि अनसर्टेन आता है कि आपने यदि मल्टीपल एकदम एक्सपेक्ट को देखते हुए तैयारी नहीं की है ना, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आई एक्सपेक्ट कि आप है ना मतलब कि जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो फरवरी 15 फरवरी या 20 फरवरी या फरवरी के लास्ट तक तो आप ना ज़रूर स्टार्ट करोगे और उस टाइमलाइन के साथ आपको टिके रहना है। अब आगे प्रीलिम्स की भी टाइमलाइन आपके साथ फिक्स होनी चाहिए। प्रीलिम्स की टाइमलाइन कैसे फिक्स होनी चाहिए कि मैं जैसे एक वीक के अंदर इतना पढ़ूंगा और एक वीक के अंदर 2 टेस्ट लगाऊंगा, फिर मैं इतना पढ़ूंगा, फिर अगले वीक में 2 टेस्ट लगाऊंगा। जैसे हम क्या करते थे जनरली इसी तरीके से बढ़ाते थे, जैसे कि 3 मंथ्स है ना एकदम प्रीलिम्स के लिए ना एकदम सेग्रीगेट करके रख देते थे कि ये 80 डेज को 82 डेज को इस तरीके से, और उसका प्लान करते थे। उसको प्लान करते थे ना तो हम ऐसे करते थे कि फर्स्ट, अब जैसे कि उसको वीक वाइज करते थे। जनरली हम ना 11 वीक का टारगेट लेके चलते थे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, 11 वीक। अब 11 वीक का टारगेट लेके चलते हैं ना, उसमें क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट जो 3 वीक्स होते हैं उन 3 वीक्स के अंदर है ना हम जो मतलब कि टेक्स्ट बुक होती थी ना उसको ज़्यादा पढ़ते थे। ठीक है, और जो इन थ्री के हम लगाने की कोशिश करते थे कि हर वीक में ना 2 टेस्ट लगा के ना 6 टेस्ट पूरे कर देते हैं। फिर अब आगे वाले जो 3 वीक्स आते थे ना, उन 3 वीक्स के अंदर क्या करते थे कि टेस्ट की फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा देते थे। तो अब टेस्ट है ना कितने होने लगते थे, 9 होने लगते थे। और अब जो टेक्स्ट बुक होती थी ना उसकी स्टडी को थोड़ा सा क्या कर देते थे, रिड्यूस कर देते थे, क्योंकि उनको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस करने की है। फिर लास्ट का जो 3 होता था ना उसमें फ्रीक्वेंसी और बढ़ाते थे। जैसे इसके अब ना मतलब कि हर वीक में ना हर अल्टरनेटिव डेज पे या हर दिन ही ना मतलब कि टेस्ट सीरीज मतलब टाइप में
देने लगते थे। तो इसमें क्या हो जाता था ना कि मतलब 30 एक पेपर हम ना मतलब कि जो एक टेस्ट सीरीज में जनरली विजन की टेस्ट सीरीज में या किसी में भी 34-35 पेपर आते हैं, तो इन 9 वीक्स के अंदर है ना मतलब उनको कवर करने की कोशिश करते थे। फिर लास्ट के 2 वीक बचते थे, उनको किस लिए रखते थे कि आपको समय पे रिवीजन करना है। रिवीजन के साथ साथ यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और पीवाई की जो अपने पेपर्स हैं उनको देखते रहते थे, ताकि यूपीएससी जैसा लास्ट के 2 वीक के अंदर माइंडसेट बन जाए। तो इस तरीके से आपको भी एक टाइमलाइन बनानी है। वो टाइमलाइन डिपेंड करेगी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। जैसे मुझे लगता था कि यार ज्योग्राफी मेरा बहुत मजबूत है, तो मैं क्या करता था ना उसकी टेक्स्ट बुक को जल्दी खत्म करके उसके पेपर्स पे ज़्यादा फोकस करता था। जब मुझे लगता था कि नहीं नहीं, हिस्ट्री याद करना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है, तो मैं हिस्ट्री को क्या करता था कि टेक्स्ट बुक को ज़्यादा पढ़ता था, टेस्ट सीरीज पे कम ध्यान देता था। और वो आपकी स्ट्रेटेजी इंडिविजुअली आपको बनानी पड़ेगी, टाइमलाइन आपको बनानी पड़ेगी। यदि आप एक अच्छी सी टाइमलाइन बना देते हो ना, फिर आपका मतलब ऐसे मान लो 80% काम पूरा हो गया, बस उसको फिर इम्प्लीमेंट करना है। तो थर्ड रिजोल्यूशन हमारा क्या रहेगा इस ईयर के लिए कि आपको एक टाइमलाइन बनानी है और टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करना है। फिर फोर्थ, ये सबसे बड़ा है। अब ये एग्जाम जो आगे आने वाला एग्जाम है ना, उसमें है ना देखो बहुत सारे लोग है ना मतलब तैयारी करने वाले हैं। आईआईटी वाले भी हैं, एम्स वाले भी हैं, आईआईएम वाले भी हैं, टीयू के भी हैं, जेएनयू के भी हैं। तो बहुत अच्छे लोग तैयारी करने हैं। लेकिन आपको हमेशा अपनी तैयारी के ऊपर क्या रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। जो मैंने पढ़ा है बहुत सही से पढ़ा है, जो भी टॉपर्स ने रिसोर्सेज बताए वो मैंने पढ़े हैं। अब जो मैंने रिसोर्सेज पढ़े हैं वही रिसोर्स आप पढ़ रहे हो, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। कभी भी अपन हथियारों के ऊपर ही कॉन्फिडेंस कम होता है ना, तो फिर है ना मतलब हम आगे कुछ नहीं कर पाते। तो जैसे मैंने एक अलग व्यू देने के लिए जो मतलब मेरे दोस्त हैं विजय, उनकी भी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। वो भी आपको एक एक सिलेबस वाइज बता रहे हैं कि इस जो पोर्शन है ना सिलेबस के लिए आप ये पढ़ लो, ताकि क्या हो ना कि कई बार ऐसा होता है कि जो मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो हो सकता है मुझे शूट करे। तो वो एक क्या है, बीए ग्रेजुएट एमए ग्रेजुएट है, तो मैं उसका अलग पर्सपेक्टिव जानने के लिए उससे भी वीडियोज बनवा रहा हूँ। लेकिन दूसरी है ना कि अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करें। क्रिटिसाइज क्यों, अपनी प्रिपरेशन को लेके ना, यार आज तो थोड़ा कम पड़ा और पढ़ने की जरूरत है, यार आज तो टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए और ज़्यादा आने की जरूरत है। ये चीज़ अपने भावना होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या होता है ना कि पहले तो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, जब फिर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और फिर जब पेपर जैसे आने स्टार्ट होता है ना, जब दूसरों के नंबर देखते हैं ना, फिर वो पूरा कॉन्फिडेंस क्या होता है, धरा का धरा रह जाता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही अपने आप को क्रिटिसाइज करें। तो जैसे कि मैंने एक देखा था कि मैं मतलब कि विजन की टेस्ट सीरीज वगैरह सोल्व करता था, तो मेरे 100 मार्क्स भी आ जाते थे ना, भाई साहब बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए। और मेरे साथ दूसरे दोस्त थे, तो वो क्या थे, वो 120 मार्क्स पे आते ना तो क्रिटिसाइज करते अपने आप को, यार ये 80 मार्क्स क्यों कट गए मेरे। तो वो वाली अप्रोच मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा गलत अपनाया, उनकी ठीक थी। वो एक एक क्वेश्चन के प्रति इतना क्रिटिसाइज हो कि ये क्वेश्चन गलत क्यों किया तूने, तेरे पास नॉलेज नहीं था, तेरे पास ट्रिक्स नहीं थी, या तूने सिली मिस्टेक की। ये अपने आप को बताओ। जितना ज़्यादा आप प्रीलिम्स का जब टेस्ट सीरीज सोल्व करोगे, उसके बाद जब पेपर्स को एनालाइज करोगे, उस समय जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। तो प्लीज़ आप ना इन 2 सी का आप ज़रूर ध्यान रखिए। तो अपना रिजोल्यूशन नंबर 4 क्या हुआ, आपको कॉन्फिडेंस में भी रहना है और साथ साथ अपने आप को क्रिटिसाइज करना है। अपने आप को नहीं, अपनी प्रिपरेशन को क्रिटिसाइज करना है, ताकि उस प्रिपरेशन में सुधार आता रहे। अब नेक्स्ट और फिफ्थ रिजोल्यूशन है यूट्यूब रेशनलिटी। अब ये सबसे बड़ी आज की ना, ये जो आधुनिक युग हो गया ना, उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब यूट्यूब रेशनलिटी की प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाता हूँ। देखो, एक होती है इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन आपको यूपीएससी में सेलेक्ट करा सकती है, ठीक है। लेकिन आजकल जैसे कि ना मतलब कि जिसका भी मतलब प्रीलिम्स नहीं हुआ तो भी वो यूट्यूब पे मतलब कि पढ़ाने लग जाता है, या फिर है ना मतलब कि जिसका मैं मतलब कभी भी मेंस नहीं दिया वो यूट्यूब मतलब कि मेंस की तैयारी करवा रहा है, आंसर राइटिंग करवा रहा है। इस तरीके से ना क्या हो जाता है, कई बार मिस इन्फॉर्मेशन की मतलब इंफॉर्मेशन की जगह हमारे पास क्या आ जाती है ना कि मिस इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। अब वो मिस इन्फॉर्मेशन है ना मतलब कि इस तरीके से तैयारी करो। अब जैसे मैंने मतलब कि रेंडमली मेरे पास एक वीडियो आ गया था, मैं इतना सरप्राइज हुआ, जिसमें मतलब कि एक मतलब यूट्यूबर है, उसको आप अपने आप ही पता चल जाएगा आपको, उसने कहा कि ना मतलब कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं इतना सरप्राइज हुआ कि यार ये मतलब आपको बहुत सारा बेस आपका क्रिएट करती है। और हो सकता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो कि एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो के अंदर दिखाया था कि केवल एनसीईआरटी का यूज़ करके आप मेंस के आंसर की सारी डायमेंशन निकाल सकते हो। तो आप है ना कभी भी इन मिस इन्फॉर्मेशन से ज़रूर बच के रहें, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन आपको ना मतलब कि कर देगी, मतलब डिस्टॉर्ट कर देगी अपनी तैयारी से। फिर कई बार क्या हो जाता है ना कि आपके पास हाफ इन्फॉर्मेशन आ जाती है,
हाफ इंफॉर्मेशन है ना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है यूपीएससी के एग्जाम में। जैसे कि आपको ना किसी ने मतलब कि कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बारे में हाफ इंफॉर्मेशन ना आपको दे दी और आपको लगा कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी है। अब आप है ना मतलब आप तो नए स्टूडेंट हो। अब जैसे मानो कि आप ना मेरे पास है ना वैक्सीन का लेक्चर लेने के लिए आए, ठीक है, मैंने वैक्सीन के लेक्चर में आपको ना 20 बातें बता के छोड़ दी। अब आपको लगेगा कि ये 20 बातें ही पूरी थी। अब वैक्सीन के ऊपर है ना यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ गया। अब आपको 2 या 3 स्टेटमेंट पता है, चौथे स्टेटमेंट का पता नहीं है। अब आपसे ना रुका भी नहीं जाएगा, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करोगे और वो अटेम्प्ट करके गलत भी कर सकते हो और वो फिर नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी। इसलिए जो हाफ इंफॉर्मेशन है वो भी यूपीएससी में बड़ी डेंजरस है। तो और मिस इंफॉर्मेशन तो सबसे बड़ी वो है। फिर कोई है ना मतलब कि एक डाइवर्टेड इंफॉर्मेशन होती है, जो बताने वाला होता है उसका इंटेंशन ही कुछ और होता है। जैसे कोई जैसे कोचिंग संस्थान का आप कोई चैनल देखोगे ना, तो उनका मतलब कि हमेशा एक डिस्टॉर्टेड ज़्यादा इंफॉर्मेशन होने की ना मतलब संभावना होती है कि वो मतलब कि अपने कंटेंट को बेस्ट बताने करते हैं। तो ये सारी चीज़ तो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि आप जो भी कोई ना यूट्यूब से कुछ भी पढ़ रहे हो ना, तो बहुत ध्यान से देखो कि ये चीज़ सही है या गलत है, ये चीज़ है। और दूसरा ना आपको ना भड़काऊ चीज़ों से उनसे दूर रहना है। जैसे कि आईएएस की एंट्री और कोई बत्ती चमक रही है पीछे ना मतलब कि गाना लगा दिया कि मतलब ये तो अकेला ही चलेगा, हरियाणवी गाना लगा के ना मतलब ऐसे धांसू सी एंट्री दिखाती। इन वीडियो से आपका केवल दिमाग खराब होता है, आपका विजन खराब होता है, आपकी प्रिपरेशन खराब होती है। यदि आप उस तरीके के कुछ भी वीडियो देख रहे हो ना, सिलेबस ना कोई वीडियो देख लिया उससे, उन वीडियो से आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही है, उन वीडियोज को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। एक दूसरा ना मतलब कि कभी भी किसी वीडियो को देखने से ना पता आपको कैसे पता चले कि ये सही है, ये वीडियो देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। एक तो यदि उसका थंबनेल है ना मतलब बहुत भड़काऊ है ना, बस ये करने से ये हो जाएगा, बस ये करने से वो हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो वीडियो के अंदर बहुत कंटेंट के कुछ अंदर कुछ नहीं है। वो फालतू के भड़काऊ से वीडियो डाल के ना यूपीएससी के इंटरव्यू में ऐसा पूछा जाता है, ये 5 मिनट आपको ना यूपीएससी में क्लियर करा देंगे, ये नहीं देखा तो यूपीएससी आपका फंस जाएगा। इस तरीके के जो थंबनेल होते हैं ना, उनको तो दूर से ही रिपोर्ट कर दिया करो। इसमें कि आता है ना कि नॉट इंटरेस्टेड, कि ताकि मेरे को ना दिखा भाई, दुनिया जो देख रही है ना उसको दिखा। और यदि किसी भी वीडियो के ऊपर ऐसे आ रहा है ना कि 20 लाख 15 लाख व्यू आ गया, ये मतलब या फिर जो मतलब कि शॉर्ट्स पे होते हैं ज़्यादातर, तो इसका मतलब है कि वो ऐसे लोग देख रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर ही नहीं रहे। और जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे वो लोग उसको देख रहे हैं ना, तो मतलब वो आपके तो कभी काम का है नहीं। तो इस तरीके से आपको एक यूट्यूब रेशनैलिटी आपके अंदर क्रिएट करनी है, ताकि 2023 है उसके अंदर आपको इतनी जो ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, काम की इंफॉर्मेशन मिले और आप ना मतलब अपनी प्रिपरेशन के ट्रैक पे रहो। तो आप सभी जो छोटे भाई हो, तो आपसे मुझे यही उम्मीद है कि आप ना पांचों की पांचों चीज़ें, पांचों रिजोल्यूशन है वो 2023 में लोगे। आज ही अपनी टेबल पे या फिर दीवार पे ये चीज़ें लिख लो कि मेरे को ना मेरी प्रिपरेशन को क्वांटिफाई करना है, हर वीक 60 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। यदि ज़्यादा पढ़ो तो बहुत बढ़िया, लेकिन मिनिमम तो 60 आवर पढ़ना है। जो 2024 में दे रहे हैं उनको मिनिमम कितना पढ़ना है, 40 आवर तो अपने को पढ़ना है। ये ऐसे मान लो कि गौरव भैया ने बोला है कितना पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। फिर डेली करंट अफेयर पढ़ो, ताकि आपको ना मतलब उसके साथ आप कनेक्टिविटी फील करो। करंट अफेयर पढ़ने में आपको मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मतलब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कल अगले आने वाला है ना करंट अफेयर क्या आएगा, तो सोच के देखो आपको कितना मज़ा आएगा जब आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कल आने वाला करंट अफेयर किस तरीके का हो सकता है। उसके बाद आप देखो कि आपको टाइमलाइन के अनुसार चलना है। टाइमलाइन ना अभी से बना लेना, और फिर भी कोई इश्यूज आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि मेरे को ये इशू आ रहा है सर, मैं टाइमलाइन कैसे बनाऊँ। फिर उसके ऊपर हम फिर से चर्चा करेंगे। अपने आप को कॉन्फिडेंस रहना एकदम, और क्रिटिसाइज करते रहना है। उसके बाद है ना यूट्यूब के ऊपर आपको रेशनलिटी जरूर रखनी है। और ये 2023 का ना आपका सबसे बिगेस्ट ये मतलब कि वो होगा टेक अवे, कि यूट्यूब रेशनलिटी आपने सीख ली ना तो पूरी लाइफ में खुश रहोगे, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा ज्ञान है और बहुत सारा ऐसी भी चीज़ है जो आपके जीवन को बर्बाद कर देगी। तो उन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये मतलब कि बहुत दिनों के बाद टाइम मिला, आपसे बात करने का मौका मिला, तो इसमें आपको जो ये चीज़ें बताई हैं इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि आप ना अपनी प्रिपरेशन में एकदम ट्रैक पे रहोगे, तो अपना रास्ता ना भटकोगे नहीं। और जैसे बोलते हैं ना कि एक बार मतलब कि भटका हुआ आदमी ना चाहे कितना भी तेज चले, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यदि जयपुर से आपको ना दिल्ली की तरफ जाना है और आपने मुंह जयपुर की तरफ कर रखा है, तो आप कितना भी तेज चलो दिल्ली आप कभी नहीं पहुंच। तो यदि आपको दिल्ली मसूरी जाना है ना, तो मसूरी के लिए सही ट्रैक पे जाना है। और वो सही ट्रैक पे जाने के लिए ये 5 रिजोल्यूशन आपका पूरा पूरा साथ देंगी। ठीक है। तो आप एकदम तैयारी में एकदम मस्त लगे रहो। ऑल द बेस्ट।